ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज हम दिन की उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर के आते हैं जिनका सरोकार आपकी जेब से है, जिनका सरोकार देश की अर्थव्यवस्था से है, और उन खबरों का असर क्या होगा उसका विश्लेषण करने के लिए हर रोज मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज भी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें, शुरुआत करें, उससे पहले ज़रा फटाफट ये समझ लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में किन बड़ी खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं। नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। तो सबसे पहले आज हम बातचीत करेंगे मॉनसून को लेकर के कि आखिर में अब मॉनसून भी बरसाने लगा है। महंगाई क्या है, पूरी खबर डिटेल से समझेंगे अंशुमान सर के साथ। इसके अलावा बायजूस की जाँच को आखिर में करने को क्यों मजबूर हुई है सरकार, क्या है पूरा मामला, डिटेल में हम आज डिस्कशन करेंगे। स्पाइस जेट कितने बड़े संकट में है और क्या वो संकट है, इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक चर्चा। और रेलगाड़ियों में बढ़ रहा है किस तरह का खतरा, क्या है पूरी रिपोर्ट, डिटेल में आज करेंगे डिस्कशन। और सबसे बड़ी खबर में आज हम बातचीत करेंगे जीएसटी काउंसिल को लेकर के जो फैसले हुए हैं, और साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल में राज्य क्यों भड़के हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग का अब क्या होगा, क्या है पूरी खबर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट है, इन तमाम विषयों पर डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिसके साथ हम लगातार कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं, और वो मॉनसून को लेकर के तमाम जो बड़े आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के बाद तेज बरसात वाले के बादल पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है, जिसका मतलब ये है कि तेज बरसात की मार से बचने के लिए समय रहते कदम उठाए जाएं। अभी तक मानसून सीजन में हुई बरसात के मामले में पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कमी तो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। सर, बारिश को लेकर के जो अब ताज़ा अनुमान आ रहे हैं उसका फसलों को लेकर के, खेती को लेकर के क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? विपुल, मानसून का जो ताज़ा स्वभाव और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें जो नए पैटर्न दिख रहे हैं उसमें एक तो महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार मानसून में ऐसा हो रहा है जब आमतौर पर भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ और मानसून दोनों के बादल एक साथ मिले हुए। एक रेयर फिनोमेना हमने अभी उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स देखी और भयानक बारिश देखी। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि ये जो लेयर्ड क्लाउड्स का पैटर्न है अभी उत्तर पश्चिम और धीमे धीमे पूर्व की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। या अगर आप चार्ट अपने सामने देखें और इन चेतावनी को देखें तो जो वेदर का फोकास दिखाई दे रहा है अगले 2 दिनों के लिए, उसमें ये जो ऑरेंज डॉट वाले इलाके दिखाई दे रहे हैं, इन इलाकों में तेज और भारी बारिश होने की संभावना है। ये मानसून का थोड़ा सा असामान्य सा फिनोमेना है। यहाँ जो सबसे बड़ा जोखिम ये है कि इन इलाकों में आमतौर पर वर्षा का डेफिसिट रहा है, अभी तक हम लगातार आपको रोज बताते आए हैं। यहाँ बारिश तो होगी लेकिन यहाँ जो अब सोइंग हो चुकी है फसल या जिसकी बुआई हो चुकी है उस पर खतरा है, उस पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके की बारिश की संभावना है उससे फ्लैश फ्लड्स और बाढ़ का खतरा है या पानी के भराव का भराव का खतरा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में खरीफ की बुआई प्रभावित होगी। और इसलिए अब मानसून को लेकर मानसून के दौरान आमतौर पर महंगाई कम होने की संभावना होती, पर इस मानसून के बाद महंगाई बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। महंगाई की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, बल्कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में हुई भारी बरसात की वजह से सब्जियों की महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च, भिंडी, बैगन और लौकी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है। बीते एक हफ्ते के दौरान दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 4 जुलाई को आज़ादपुर मंडी में शिमला मिर्च का थोक का भाव 24 रुपये किलो था, जो 11 जुलाई को बढ़ करके 75 रुपये किलो हो गया। इस दौरान बैगन की कीमतों में 48% की बढ़ोतरी हुई है और भिंडी का भाव 36% बढ़ा है। लौकी की कीमतों में भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और बरसात की वजह से सब्जियों की महंगाई में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से महंगाई और बढ़ने की भी आशंका है, और महंगाई बढ़ने पर रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में कटौती को लेकर लंबे समय के लिए
फिलहाल टाल सकता है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को लेकर अपनी पिछली 2 बैठकों में कोई भी बदलाव नहीं किया था, जिसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई थी कि आने वाली बैठकों में रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती का फैसला हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इसको फिलहाल टलता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है। सर, सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, क्या मान के चलें कि महंगाई की अगर इसी तरह बढ़ती रहेगी तो रिजर्व बैंक को अपने फैसले पर सोचना पड़ेगा? रिजर्व बैंक क्या फैसला लेगा? बिल्कुल, रिजर्व बैंक गवर्नर लगातार इस बात को कह रहे हैं। पिछले 2-3 अलग अलग संवादों में उन्होंने बात कही है कि मानसून का असर और मौसम का असर महंगाई पर दिखाई देगा। अब बड़ा स्पष्ट है कि सब्जियां जो कि महंगाई को कम करने में, जिन्होंने अप्रैल और मई में खुदरा मूल्य सूचकांक में कमी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा कि जो मई का खुदरा मूल्य सूचकांक था या रिटेल प्राइस इंडेक्स था, जिसको हम CPI बोलते हैं, वो 4.25% पर था, जो इससे पहले के महीने में 4.7% था। और तब ये कहा गया था कि महंगाई की लड़ाई लगभग जीतती दिखाई दे रहा है RBI, क्योंकि अब महंगाई 5% से नीचे आ गई। लेकिन वो सारी सब्जियां जिनका जिक्र भी आपको विपुल ने किया और स्क्रीन पर दिखाया, ये सारी सब्जियां महंगाई को बढ़ाने में अब योगदान करेंगी। सब्जियां ही वो पैटर्न था या वो बास्केट थी जिस बास्केट ने थोक महंगाई में कमी के संकेत दिए थे। नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे वो मसाले हों या दूध हों या अनाज हों, इनकी महंगाई में फिलहाल कोई कमी ताज़ा दौर में नहीं आई है। अब यहाँ से जबकि सारी सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं तो रिजर्व बैंक के लिए बेहद मुश्किल होगा कि वो महंगाई थाम सके। हालांकि आज महंगाई के आंकड़े शाम तक आएंगे, खुदरा महंगाई के आंकड़े आएंगे जिनमें मामूली बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। पर जुलाई के जब आंकड़े हमारे सामने आएंगे, जुलाई के महीने के, तब हमें समझ में आएगा कि महंगाई पर कितना असर है। लेकिन फिलहाल चारों तरफ से आकलन है कि अगर आपको लग रहा है कि ब्याज दरों में कमी की कोई संभावना बनती है तो अगले 6 महीने में नहीं दिखाई देती। अगर बढ़ोतरी की संभावना ना भी हो तो कमी की कोई संभावना नहीं दिखती है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके का स्वभाव रेनफॉल का या बारिश का इस समय दिखाई दे रहा है अलग अलग इलाकों में, पहले कम बारिश, फिर उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा बरसात, ऐसी स्थिति में सरकार के नीति निर्माताओं के, रिजर्व बैंक के और बाजार के खरीफ की फसलों को लेकर सारे अनुमान ही गड़बड़ा गए हैं। क्योंकि आमतौर पर आप मानसून की प्रगति के साथ बुवाई के आंकड़े लेते हैं और बुवाई के आंकड़ों के आधार पर महंगाई की बाजार में आपूर्ति की संभावनाओं का आकलन करते हैं। लेकिन अब सब कुछ उल्टा पुल्टा है इस बार मौसम के और की अप्रत्याशित करवट से। इसलिए अभी रिजर्व बैंक शायद इस बात का इंतजार करेगा कि बाजार में खाद्य सामानों की आपूर्ति की परिस्थिति क्या बनती है। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। एडटेक कंपनी बायजूस में गड़बड़ियों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बायजूस की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में बायजूस के सारे बही खातों की जानकारी जुटाई जाएगी। जांच को 6 हफ्ते में पूरा करने का आदेश है। हालांकि बायजूस की तरफ से कहा गया है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय की जांच को लेकर उन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह का आदेश नहीं मिला है। सर, किस तरह की जांच होगी और कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? बायजूस के अकाउंट्स को लेकर, बायजूस के खातों को लेकर काफ़ी शक है और संदेह भी है। हम इसको आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेगुलेटर हैं उनके लिए भी ये समस्या है कि बायजूस के खाते की जांच कर सकें। आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी, कोविड के बाद भी, बायजूस ने अपने नतीजे समय पर घोषित नहीं किए थे और तब उस समय भी इस तरीके की खबरें आई थी कि भारत के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को या कंपनी मामलों के मंत्रालय को दखल करना पड़ा था। अब फिर ऐसा लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बायजूस के मामले में दखल करना पड़ेगा और कम से कम बायजूस के अकाउंट या उसके खातों की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक वजह यह है कि बायजूस में संकट है, समस्या है, निवेशक निकल रहे हैं, वैल्यूएशन गिर रहा है और निवेशकों ने ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं जिसमें बायजू रविंद्रन को ही हटाए जाने की बात है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि बायजूस के ऊपर ईडी के कुछ मामलों को लेकर और विदेश के संचालनों को लेकर छापे भी पड़ चुके हैं। तो अब बायजूस पर सरकार को के पूरे कामकाज में सरकार को एक तरह से जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इधर रुके पड़े हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से ग्राहकों को अतिरिक्त लोन की व्यवस्था पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घर खरीदारों के लोन अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चर करके उसमें अतिरिक्त लोन की मंजूरी के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। जून के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर G20 की हुई एक बैठक के दौरान रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए हैं। सर, क्या बैंक इतनी आसानी से अतिरिक्त कर्ज के लिए तैयार हो पाएंगे? बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कोविड के पहले से सरकार ने इस बात की कोशिश शुरू की थी। करीब 6 लाख के आसपास जो फंसे हुए मकान हैं, जो 2012-13 से फंसे हुए हैं, जिनकी बिक्री नहीं हो रही, उनमें मदद की जाए। एक विशेष फंड भी बनाया गया था जिसको स्वामी कहा गया था। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ 2 तरीके की है जब हम बैंकों से बात करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये पहले से ही फिनांस्ड प्रोजेक्ट हैं, इन पर बैंकों ने कर्ज दे रखा है और वो बिक नहीं
नहीं रहे, इसलिए बैंकों को पता नहीं कि उनका लोन वापस कैसे आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन्हें रिवाइव करने के बाद इन्हें ग्राहक मिलने की संभावना कितनी है, इस पर दबाव बना हुआ है। और तीसरा ये कि सरकार अपनी तरफ से कोशिशों के बाद भी, सरकार ने करीब 800-900 प्रोजेक्ट इस स्वामी परियोजना में रखे भी थे, लेकिन बिल्डर और बैंकर एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो अब रास्ता क्या निकाला जा रहा है? रास्ता ये निकाला जा रहा है कि आरबीआई होम बायर्स के लिए टॉप अप लोन की तैयारी करेगी। होम बायर्स का मतलब है कि इन परियोजनाओं में जिन लोगों के घर फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने मकान खरीदने के लिए एडवांस दिया था, बुकिंग कराई थी, या जिनकी किस्त जा रही है पर उनको मकानों का पोजीशन नहीं मिला, बिल्डरों ने नहीं दे पाया है, उन्हें नए सिरे से पोजीशन लेने के लिए बैंकों से टॉप अप लोन देने के लिए कहा जाएगा। इसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये गुत्थी बहुत बड़ी सख्ती से उलझी है। इसे सुलझाने का रास्ता अभी मिलता दिख नहीं रहा है। तो गुत्थी उलझी हुई है, और इसी गुत्थी में किस तरीके से उलझी हुई है इसको लेकर के शायद इस बार का इकोनॉमिकम भी इसी के इर्द गिर्द है, इसी गुत्थी के इर्द गिर्द। क्या कुछ खास है? हाँ, इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपसे बात करेंगे उसका भारत के हाउसिंग सेक्टर को लेकर के हो क्या रहा है। दरअसल ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आप बिल्कुल जानकर आश्चर्य होगा, आपको सरप्राइज होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोगों के पास मकान है, लेकिन उसके बाद भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की क्षमताएं छिपी हुई हैं। क्या ये वही पत्थर है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को रोक रखा है? इस बार के इकोनॉमिकम में हम विस्तार पर इस बात पर बात करेंगे। तो इस बार के इकोनॉमिकम को देखना मत भूलिएगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इस बीच डीजीसीए ने आर्थिक संकट का सामना कर रही एयरलाइन स्पाइस जेट की निगरानी को बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से निगरानी में रखा हुआ है। निगरानी का मकसद ये है कि कंपनी कहीं सुरक्षा मानकों से समझौता तो नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इस तरह के किसी भी घटनाक्रम से इनकार किया गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इसमें डाला क्यों गया? सर्वेलेंस पे लेने की वजह क्या रही? स्पाइस जेट कई तरीके की समस्याओं से रूबरू है। एक तो समस्या है स्पाइस जेट में सबसे बड़ी फिनेंशियल चैलेंजेस की है। लगातार मुकदमे हैं, कंपनी के पास फंड्स नहीं हैं और कानूनी खींचतान चल रही है कंपनी के मालिक और फंड्स के बीच में। इसे देखते हुए डीजीसीए को लग रहा है कि स्पाइस जेट अपने संचालन लंबे समय तक संचालित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो डीजीसीए ने स्पाइस जेट को एक एनहांस्ड सर्विलांस मैकेनिज्म है डीजीसीए का उसके तहत डाला है, देखने के लिए कि जो प्रक्रिया स्पाइस जेट में वित्तीय व्यवस्थाएं जुटाने के लिए चल रही है वो कितनी आगे हद तक सफल होती है। इसके अलावा भी स्पाइस जेट में टाइमिंग को लेकर, सुविधाओं को लेकर, जहाज़ों की उपलब्धता को लेकर भी कई सारे मुद्दे हैं। और एक और ऐसी एयरलाइंस है जो धीमे धीमे संकट की तरफ खिसकती हुई दिखाई दे रही है। गो फर्स्ट की समस्या तो हम देख ही रहे हैं। इसका असर हमें एविएशन बाजार पर इस तरह से दिख रहा है कि एक तो बाजार किराए तेज़ी से बढ़े हुए हैं ही, दूसरा ये कि बाजार में अब एक किस्म से टाटा और एयर इंडिया की, मतलब टाटा एयर इंडिया और इंडिगो की एक तरह से डुओपोली जैसी हो गई है, क्योंकि बाजार में इसके बाद कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं बचा है। इधर अदानी ग्रुप की तरफ से अनिल अंबानी के कोल पावर प्लांट के लिए बोली लगाई जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी ग्रुप बोली के लिए योजना बना रहा है। 600 मेगावाट क्षमता वाले कोल पावर प्लांट को फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खुद अनिल अंबानी के ग्रुप की तरफ से प्लांट का नियंत्रण वापस लेने के लिए बोली लगाए जाने पर भी विचार हो रहा है। सर, कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको लेने की तैयारी कर रहे हैं? ये विदर्भ का पावर लिमिटेड है, 600 मेगावाट की परियोजना है सेंट्रल इंडिया में, और यहाँ पर एक दिलचस्प जद्दोजहद दिख रही है। अडानी समूह बिजली क्षेत्र में अपने निवेश को फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी 3 महीने पहले हुए फैसले से बिल्कुल उल्टा है। इसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया में अडानी समूह ने डीवी पावर के प्लांट की डील की थी, उसका अधिग्रहण किया था, लेकिन उसके बाद उस डील से कंपनी एग्जिट हो गई थी और वो डील फाइनल नहीं हुई थी। अब यहाँ अनिल अंबानी समूह की एक कंपनी है विदर्भ पावर, जिसको जो अब बैंक्रप्सी का सामना कर रही, उसे खरीदने के लिए अडानी समूह की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि उसे टेक ओवर करने की कोशिश की जाएगी। ये कोशिश इसलिए है क्योंकि इस पावर परियोजना के साथ माइंस जुड़ी हुई हैं, इसके पास कोल लिंकेज था और इसे खदान मिली हुई थी। तो होड़ या कोशिश खदान लेने की है, कोयले की माइंस लेने की है। लेकिन यहाँ एक पेंच ये है कि अडानी समूह की कोशिशों के बीच अनिल अंबानी समूह दोबारा इस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, जो कंपनी वैसे बैंकरप्ट हो चुकी है। मामला एनसीएलटी में शायद जाएगा, तब पता चलेगा कि अनिल अंबानी दोबारा क्या बिजली उत्पादन में सक्रिय होना चाहते हैं। अदानी मामले को लेकर के एक और अपडेट है। अदानी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से नियमों किए गए बदलाव की जानकारी मांगी है। साथ में सेबी को ये निर्देश भी दिया है कि वो अदालत की तरफ से दी गई समय सीमा के भीतर अदानी मामले की जांच को पूरा करें। सोमवार को इस मामले पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
दाखिल किया था। सर, सेबी के हलफनामे पर क्या कुछ और कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सेबी का हलफनामा कल काफ़ी चर्चा में था और उस हलफनामे में सेबी की तरफ से जो उम्मीद की गई थी, जो संकेत दिया गया था, वो ये था कि जांच की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्ती के साथ आगे ले जाने की समय सीमा न तय करे। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 14 अगस्त तक का जो एक्सटेंशन दिया गया है, उस समय सीमा तक सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करनी होगी। यानी सेबी को फिलहाल इस पूरी पेशबंदी में जो कल हलफनामा दिया गया था उसमें कोई मोहलत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेबी ये बताया कि उसने बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए और इस पूरे मामले में पिछले सालों में जिनमें कौन कौन से रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं और उनसे फ़ायदा क्या हुआ है बाजार में पारदर्शिता के लिए। तो इस तरह से अब 14 अगस्त का दिन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अडानी समूह के भविष्य के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। अभी से लेकर 1 महीने के भीतर सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में, विदेश से पैसा आने की, FPIs की, इन सारे जाँच के मामले में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है। तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं 14 अगस्त से पहले क्या कुछ कहा सेबी की तरफ से रिपोर्ट आती है। क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पर आगे क्या रणनीति बनाए, ये सेबी के जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इस साल जून तिमाही के दौरान रेलवे के उपकरणों की असफलता के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अप्रैल से जून के दौरान सिग्नल उपकरणों की असफलता के 16,458 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल जून तिमाही में ये आंकड़ा था 15,129। सिग्नल उपकरणों की असफलता के अलावा कोच डिटैचमेंट के मामले भी बढ़े हैं। इसके अलावा ओवरहेड तथा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फेलियर के भी मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। उपकरणों की असफलता के ज़्यादा मामले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सामने आए हैं। पिछले महीने ओडिशा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें भी सिग्नल फेलियर का मामला सामने आया था। सर, कौन से ऐसे उपकरण हैं रेलवे की जहां पे सबसे ज़्यादा फेल्योर देखने को मिल रहा है, वजह क्या है आप इसके? रेलवे में काफ़ी खतरा बढ़ता दिख रहा है। जो रिपोर्ट रेलवे की इंटरनल रिपोर्ट है वो बता रही है 3-4 बड़े क्षेत्र हैं जहां से ज़्यादा चिंताजनक तस्वीरें रेलवे के इक्विपमेंट फेल्योर्स की आ रही हैं। सिग्नलिंग के क्षेत्र में काफ़ी समस्या दिख रही है और जो काफ़ी बड़ा नंबर है 16,458 का जो ओवरऑल इक्विपमेंट्स के कारण फेल्योर हुआ है। वैसे आज रेलवे की तरफ से ये भी पता चला कि रेलवे अपने सिग्नलिंग प्रक्रिया में निवेश के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बना रही है जिससे वो अपने सिग्नलिंग का आधुनिकीकरण करेगी। लेकिन सिग्नलिंग एक बड़ा फेल्योर है। बालासोर की दुर्घटना माना जा रहा है कि सिग्नलिंग के संकट के कारण ही हुई थी। इसके अलावा जो वैगन्स हैं, खासतौर से जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स हैं, उनके टूट जाने का, उनका आपस से में अलग हो जाने का, उनके डिटैच हो जाने का खतरा भी बन रहा है, जिसका असर भी रेलवे की दुर्घटनाओं के तौर पर सामने आ रहा है। रेलवे की सुरक्षा को लेकर, संरक्षा को लेकर सवाल थोड़े ज़्यादा गहरे हैं और बालासोर की घटना जिसमें 290 लोग मारे गए थे, उसके बाद अब इस बात पर लगातार निगाहें हैं कि रेलवे अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी इंजीनियरिंग सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है। तो नजर रहेगी इस पर कि किस तरीके से इस तमाम चीज़ों को दूर किया जाए। लेकिन अब वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी खबर जानने का। मंगलवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ में दांव लगाई जाने वाली राशि पर 28% की दर से टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद देश में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कारोबार से जुड़ी कई कंपनियों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। सर, ये लागू कैसे किया जाएगा? जीएसटी ने फैसला तो कर लिया, जीएसटी काउंसिल ने, काफ़ी दिन से खबरें भी थीं, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये जीएसटी काउंसिल ने कल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग में भी, जिसको आप गैम्बलिंग या जुआ कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ, और रेसिंग पर भी, उसमें रेसिंग को भी, हॉर्स रेसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। कसिनोज को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें कसिनोज के मामले में भी स्पष्ट नहीं है कि कसिनो ऑनलाइन कसिनो है या ऑफलाइन कसिनो भी होंगे, क्योंकि इस मामले में अभी मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन का इंतजार है। पर जो बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव के साथ भारत में ऑनलाइन गेमिंग या ऐसे गेम्स जिनको खेलकर आप जुआ जीत सकते हैं, उन्हें सर्विस टैक्स के दायरे में, जीएसटी के दायरे में ले आया गया है। आमतौर पर अभी तक इससे पहले की व्यवस्था थी जिसमें रेसिंग शामिल थी, उससे होने वाली कमाई पर आपके इनकम के हिस्से पर टैक्स लगता था। यह था कि अगर आपने रेसिंग में पैसा जीता है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। आपको याद होगा विपुल की जब क्रिप्टो पर टैक्सेशन की बात आई थी और सरकार ने क्रिप्टो में नियम बदला था, तो क्रिप्टो पर टैक्स को भी इसी टैक्स की कैटेगरी में, 30% की टैक्स की कैटेगरी में डाला गया था। तो अब
यहाँ से दो मतलब निकलते हैं जीएसटी काउंसिल के फैसले के। पहली चीज़ तो है कि जीएसटी काउंसिल ने हमने ऑनलाइन गेम्स में 28% का जीएसटी लगा दिया। हार जीत अलग चीज़ है, बिडिंग पर ही जैसे ही आप गेम खेलने जाएंगे उस पर 28% टैक्स लगेगा जो आप भुगतान करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि इस बात को लेकर काफ़ी बहस थी, उद्योग काफ़ी इस बात का दबाव बना रहा था कि जो स्किल आधारित गेम है और जो चांस आधारित गेम्स हैं इनको अलग अलग किया जाए, यानी ऐसे गेम जिनमें आप अपनी दक्षता के आधार पर पैसा जीतते हैं, जिसमें कि आप नंबर्स के गेम हैं उन्हें अलग रखा जाए, और जिनमें विशुद्ध रूप से चांस है, जुआ है, गैम्बलिंग है, उन्हें अलग रखा जाए। लेकिन सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने नहीं माना, उन्होंने सारी गेमिंग को, पूरी गेमिंग को एक साथ 28% जीएसटी के हाईएस्ट स्लैब में लगा दिया है। तो अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, टीम्स बनाते हैं, तरह तरह से गेम खेलते हैं, तो ध्यान रखिए कि अब आपको बिड पर ही जो भी आप बेट लगाएंगे, चाहे जो भी उसकी ग्रॉस फेस वैल्यू ऑफ बेट्स है, जिसे अगर अंग्रेजी में कहें, जो बात जीएसटी काउंसिल के जीएसटी के कानून में कही गई है, ये जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है, पूरा गेमिंग रेवेन्यू, यानी एक कंपनी जितना गेमिंग रेवेन्यू अर्जित करती है उस पर उसे 28% का टैक्स देना पड़ेगा और बिड पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है और इसका बड़ा असर हमें ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर दिखाई दे रहा है। तो अब ऑनलाइन गेमिंग में दो तरीके के टैक्स हैं। एक, आप खेलते समय जीएसटी चुकाएंगे और अगर आप जीत जाते हैं और आपकी कमाई में आपको उससे कमाई होती है तो उस पर आपको इनकम के तहत जो टैक्स 30% का टैक्स है वो अलग से देना पड़ेगा। तो सर, इसका ऑनलाइन पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? सफाइयां तो आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। विपुल, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए तो ये लगभग खत्म जैसी स्थिति है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए आमतौर पर इसके बाद भारत में चूँकि ऑनलाइन गेमिंग में तमाम निचले लोग हैं और उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि ऐसा नहीं लगता कि गेमिंग इंडस्ट्री लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स का भी ये कहना है, उन्होंने भी कहा और उन्होंने सही कहा है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी है कि इसमें सरकार की दुविधा और असमंजस ये था कि ये एक तरीके का नैतिक सवाल था। तो शायद ऐसा लगता है कि परोक्ष रूप से सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को इंडिया में अब इस तरह से चलने नहीं देना चाहती थी। तो स्पष्ट रूप से उसे अवैध घोषित करने के बजाय टैक्सेशन की ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि कंपनीज अब इस ढांचे में जहां 28% का जीएसटी है सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये, बट हमने ये देखा कि ये फैसला क्यों गेमिंग इंडस्ट्री पर भारी पड़ा। आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का गेम एक तरह से खत्म हो गया भारत में और उसका असर आज हमें शेयर बाजार में दिखाई पड़ा। शेयर बाजार में जो भी कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई थी, कंपनियों के स्टॉक्स की वो पिटाई आज बाजार में हुई है 2-2 साल 3-3 साल के निचले स्तर पर हैं। काफ़ी ब्लडबाथ, काफ़ी खून खच्चर हमें उन स्टॉक्स में आज दिखाई पड़ा, जिन पर जीएसटी काउंसिल के फैसले का कल सीधा असर हुआ था। और इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली नज़ारा टेक और डेल्टा कॉर्प में, खासतौर से डेल्टा कॉर्प के अंदर सर, कि 1600 करोड़ की मार्केट कैप साफ हुई है और जो कि इनकी टोटल FY23 की जो कुल आय थी उससे कहीं ज़्यादा है। तो मतलब जो साल भर में कमाया वो एक दिन में गंवाया, इतना पैनिक देखने को मिला। करीब 30% के आसपास शेयर टूट गया था। और लोअर सर्किट्स पे हैं शेयर, और इतनी तेज, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का पूरा भविष्य सिर्फ टैक्सेशन पर निर्भर था और अभी तक कंपनियां टैक्स न होने के कारण टैक्स नियमों में लूप होल्स का फायदा उठाकर काम कर रही थी। अब यहां से इन कंपनियों के भविष्य के लिए बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि हम तो अब तक देखते थे कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रही थी, सब लोग खेलने को कह रहे थे। अब कैसे, क्या इसका भविष्य क्या है? अब यहाँ से दो परिस्थितियां दिखती हैं। एक तो भारत की इस परिस्थिति में जहां 28% जीएसटी है, जो आदमी बेट लगा रहा है उसको अगर उस पर 28% टैक्स देना पड़ेगा तो बहुत सारे जो लोग हैं जो आमतौर पर गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, गेम से 4 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये गेमिंग का मतलब नहीं बचा है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ दूसरा बड़ा खतरा अब गैरकानूनी गेमिंग का होगा। हमें याद है, पता है कि भारत की अधिकांश गेमिंग जो भारत में खेले जा रहे हैं वो सब भारत से बाहर से संचालित हो रहे हैं, विदेश से संचालित हो रहे हैं, उसमें भी खासतौर से टैक्स हेवंस हैं। आपको याद होगा मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे हैं कि ईडी ने और तमाम एजेंसियों ने ऐसी कंपनियों पर छापे भी डाले थे, पूछताछ भी की थी। ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन बेटिंग आमतौर पर एक किस्म की ऐसी गतिविधि है जो टैक्स के दायरे से, रडार से बाहर रहने की कोशिश करती है और भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेश से संचालित कर रही हैं। अब जबकि भारत में इतना ज़्यादा टैक्स है तो वो जो अवैध ढंग से खेले जाने वाले गेम्स हैं उनका प्रचलन बढ़ेगा और सर्विलांस की दृष्टि से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफ़ी कवायद करनी पड़ेगी ये जांचने के लिए गेम्स कहाँ से खेले जा रहे हैं। ये भी कल सवाल उठा था जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, रेवेन्यू सेक्रेटरी से पूछा गया था कि उन पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा जो गेम्स बाहर से संचालित हो रहे हैं, जिनकी कंपनियां दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में बेस्ड हैं और वहाँ से वो भारत के लोगों को गेम करवा रही। तो सरकार का ये कहना था कि हम पेमेंट करने वाली एजेंसियों से
बैंक से, वॉलेट से, बाकी लोगों से कहेंगे कि इस पर टैक्स वसूला जाए। हालांकि कितना आसान होगा इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना, पेमेंट्स के ऊपर टैक्सेशन कैसे किया जाएगा गेमिंग को लेकर, ये मुश्किल दिखाई देती है। पर जैसा लगभग हमने क्रिप्टो के में देखा था कि क्रिप्टो में सरकार ने टैक्स लगाया और सख्ती की, और उसके बाद क्रिप्टो आमतौर पर भारत में उसका कारोबार अब सीमित हो गया। ऑनलाइन गेमिंग का खेल भी यहाँ से फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में खत्म होता दिख रहा है। तो सरकार ने उनको उसको सीधे अवैध घोषित न करने के बजाय एक तरह से वैध तो कर दिया कि उस पर टैक्स लगा दिया, लेकिन टैक्स इतना है कि वायबिलिटी के इश्यूज उन्हें चलाए रखने की संभावनाएं सीमित हो गई हैं, काफ़ी सीमित हो गई हैं और काफ़ी मुश्किल में है। और वो जैसा कि अभी हम बता ही रहे थे कि शेयरों का प्राइस जो है वो अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दबाव पैनिक कितना ज़्यादा है। लेकिन सर इसके अलावा भी एक खबर रही, एसयूवीज पे भी को लेकर के भी खबरें हैं, जीएसटी में बदलाव हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला और लिया जो महत्वपूर्ण फैसला था, वो एसयूवी को लेकर था, जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है, इन पर सेस लगाने के नियम तब बदले गए। और इस प्रक्रिया में जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल हैं या एसयूवी के हैं, उनकी नई परिभाषा तय कर दी गई। अब इनकी एक नई परिभाषा सामने आएगी। वो सारी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, फिर से नोट करें, वो सारी कारें की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन 1.5 लीटर से ज़्यादा है, और जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस यानी ज़मीन से जिनकी ऊंचाई 1.5 मिलीमीटर है उससे ज़्यादा है, वो सब यूटिलिटी व्हीकल्स मानी जाएंगी, यूवी मानी जाएंगी। और उस पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगेगा, इन पर लगाया जाएगा। जबकि अगर कार की लंबाई 4 मीटर से कम है, इंजन 1.5 लीटर से छोटा है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से कम है, तो इन पर 22% के बजाय 20% सेस लगाया जाएगा। यहाँ पर 2% सेस कम हो जाएगा, टैक्स की रेट 28% होगी। इसमें सेडान शामिल नहीं है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल ही शामिल है। इस प्रक्रिया के बाद भारत में एसयूवी पर टैक्सेशन का पूरा ढांचा बदलेगा। और अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं या कारों के रेट्स में और कार में फॉलो करते हो, तो आप ध्यान रखिएगा, अब कंपनियां टैक्स 2% सेस की व्यवस्था के तहत अपनी कारों की ऊंचाई और लंबाई में थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर करेंगी, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा सेस से एक कार महंगी हो जाएगी और 2% एक्स्ट्रा सेस से कार सस्ती हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल में का ये एक और महत्वपूर्ण फैसला है। और जीएसटी काउंसिल को लेकर के और भी महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आई हैं। जीएसटी नेटवर्क को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने को लेकर के अब देश भर में विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है, कुछ जगहों पर व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते ही जीएसटी नेटवर्क को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने की सूचना जारी की थी। नियम में हुए इस बदलाव के बाद अब जीएसटी नेटवर्क की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ गई है। जीएसटी को लेकर के टैक्स चोरी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, क्या कुछ चर्चा हुई जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर के, इस विषय को लेकर के जो विरोध देखने को मिल रहा है? जीएसटी काउंसिल में पर्दे के पीछे काफ़ी राजनीति और ये चर्चा भी हुई। हमने आपको बताया था मनी सेंट्रल में कि जीएसटी में एक डरावना बदलाव किया गया है, कोट एंड कोट में। वो डरावना बदलाव ये है कि जीएसटी नेटवर्क में जिसमें सारे व्यापारियों की सूचना है, कारोबार की सूचना है, उसे भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ला दिया गया, जो एक ड्रकोनियन बहुत पावरफुल कानून है जिसमें बहुत सख्त नियम है। और अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत पीएमएलए में जीएसटी के आने के कारण ईडी जीएसटी नेटवर्क से किसी भी व्यापारी के बारे में, उसके कारोबार के बारे में सूचनाएं हासिल कर सकेगा। और आपको पता है कि जीएसटी नेटवर्क के पास भारत के अधिकांश व्यापारी जो जीएसटी नेटवर्क के दायरे में आते हैं, उनके सारे कारोबार की सूचनाएं, उनका ई-वे बिल, उनका कामकाज, और चूंकि जीएसटी नेट का नंबर पैन से जुड़ा हुआ है तो उनके बाकी ट्रांजेक्शन्स की जानकारी भी जीएसटी के पास है। इसे व्यापारी इससे डरे हुए हैं और उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। कल की बैठक में ऐसा पता चला कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सवाल उठाया और इसे कहा कि इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत भी होगी, इंस्पेक्टर राज भी बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है दिल्ली, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, जितने विपक्ष के राज्य थे, उन सारे राज्यों ने जीएसटी कानून को और ज़्यादा ड्रकोनियन और ज़्यादा डरावना बनाने की कोशिश कहा और इस पर विरोध किया। हालांकि सरकार की तरफ से, जीएसटी काउंसिल की तरफ से इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से अंदर मंत्रियों से कहा गया कि जीएसटी कि ईडी के ऑफिसर्स को इतनी ताकत दे देने से एक किस्म का टैक्स टेररिज्म आएगा, एक किस्म का खतरनाक टैक्स प्रोविजंस आएंगे जिसका असर व्यापारियों पर पड़ेगा। आपको याद होगा कि जीएसटी के कुछ बदलावों के कारण हाल में ही विवाद हो चुका है। कई राज्यों में जीएसटी का विरोध भी हुआ था भी हाल में ही, और दुकानें भी बंद रखी गई थी। चलिए, तो और भी कुछ खबरें हैं, उन पर नजर डालते हैं झटपट में।
हिंदुजा ग्रुप की तरफ से रिलायंस कैपिटल की खरीद को फंड करने के लिए $1 अरब का कर्ज जुटाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुजा ग्रुप कर्ज जुटाने की योजना बना रहा है। हिंदुजा ग्रुप ने ही रिलायंस कैपिटल को आईबीसी के जरिए खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर अब नौकरियों पर दिखने लगा है। ई कॉमर्स कंपनी दुकान ने अपने यहाँ कस्टमर सपोर्ट स्टाफ से 90% कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट से बदल दिया है। माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में और भी नौकरियां जा सकती हैं। विकसित देशों के संगठन OECD का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पूरी दुनिया में 25% नौकरियां खत्म हो सकती हैं। उधर पाकिस्तान के आर्थिक हालात में फिलहाल सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में पाकिस्तान के रेमिटेंस में $4 अरब से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक हालांकि मासिक आधार पर जून में रेमिटेंस में 4% की हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और ये बढ़कर के $2.18 अरब रहा था, लेकिन जून 2022 के $2.8 अरब की तुलना में रेमिटेंस में 22% की गिरावट हुई है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों का प्रभुत्व घटाने के लिए यूरोपियन यूनियन में नए कानून पर अब विचार किया जा रहा है। मंगलवार को यूरोपियन कमीशन में नए कानून को लेकर के योजना पर काम हुआ है और हाल में यूरोप में अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों पर सख्ती भी हुई है। तो सर, ये फटाफट 3-4 खबरें रहीं, आपकी टिप्पणी इन पर। इम्पॉर्टेंट खबर ईयू से जो आ रही है वो महत्वपूर्ण है। ईयू ने मेटावर्स में बड़ी कंपनियों का दबदबा रोकने के मामले में लीड ले ली है और ये एक इस तरीके का कानून बनाने की तैयारी की जा रही है जो पूरा का पूरा मेटावर्स है, जो वर्चुअल स्पेस है, उस वर्चुअल स्पेस पर किसी एक कंपनी का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि इसमें यूट्यूब का इसमें गूगल और फेसबुक तेज़ी से आगे आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि मेटावर्स का जो पूरा मार्केट है वो 2030 तक करीब 800 बिलियन यूरोज़ का हो जाएगा, जो पिछले 27 बिलियन यूरोज़ था। और इसलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें कि सारे लोगों की स्वाधीनताएं बरकरार रहें, क्रिएटर्स भी इसमें आ सकें और निजी लोग भी आ सकें, ताकि ऐसा ना हो जाए जैसी चीज़ें हमने इंटरनेट स्पेस में देखी हैं कि कई सारी सेवाओं पर कुछ लोगों का कब्जा है। बाकी देशों में भी शायद इस तरीके के कानून बनाए जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल तमाम खबरों का विश्लेषण हमने कर लिया। फिलहाल अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम बड़ी खबरें जो है आप money9.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आखिर में वो कौन सी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर रहे हैं लेकिन प्रमोटर्स वहां से निकल गए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन बातों का ध्यान आपको देना चाहिए, इसके अलावा बायजूस मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ सबक लिए गए, ये तमाम टॉप स्टोरीज आज दिन भर की वो आप बड़े डिटेल में विस्तृत रूप से money9.com पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल मनी सेंटर में इजाज़त दीजिए, लेकिन आप money9 के साथ लगातार बने रहिए। money9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमें तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जेब का ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है।